हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो गाइस, हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक्स पे आएंगे। तो हमारा टॉपिक जो हमने कल खत्म किया था उसमें हमने ये फ्लैजिला, पिलाई, स्पाइनी आदि सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। तो मैंने प्लाज्मिड के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि प्लाज्मिड्स क्या है। ये जो बैक्टीरिया के जो सेलुलर जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल जो इनका है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं बैक्टीरिया के पास, जो कि इनको डिफरेंट चीज़ों के प्रति रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। ये इनको एंटीबायोटिक से या फिर टेम्परेचर से या बहुत अलग चीज़ों से टॉलरेंस करने में हेल्प करते हैं। ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल है, इसको आप कह सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड, उसके बाद डीएनए सर्कुलर, मतलब सर्कुलर डीएनए या डीएनए सर्कुलर, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। ये कहीं ना कहीं पूरे प्लाज्मिड की समरी है। इसकी यूज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो स्लाइड्स में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसको फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। मेनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया कैरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एनिमल्स। बहुत सारे जो बैक्टीरिया के स्पीसीज हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल, किसके फॉर्म में, स्मॉल छोटे छोटे सर्कुलर सर्कल्स के हिसाब से, सर्कल क्लोज है डीएनए मॉलिक्यूल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। जो बात मैंने अभी आपको बताई वही चीज स्लाइड्स में दी है। वन फंक्शन ऑफ द सम ऑफ दीज प्लाज्मिड इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिकली एक्टिव प्रोटीन। जो इन प्लाज्मिड्स का जो एक मेन फंक्शन है वो क्या है, द फंक्शन ऑफ सम ऑफ दीज प्लाज्मिड इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिकली एक्टिव प्रोटीन विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर बैक्टीरिया इन देयर सराउंडिंग। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप पेट्री प्लेट में कोई बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो अगर ग्रो हो रही हैं तो बाकी कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज कर रही हैं जो बाकी सारे लोगों की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर रही है, उसको रोक रही है। तो उसी को बता रहा है कि इनका एक फंक्शन ये भी होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिकली एक्टिव प्रोटीन। एंटीबायोटिकली का मतलब क्या, ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे केमिकल सबस्टेंट जो कि अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रजिस्ट कर दे, रोक दे। जैसे आपके बॉडी में कोई वायरल फीवर या कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आपकी बॉडी में ग्रोथ को पहली बात रोक देता है, उसके बाद आपकी इम्यून सेल्स उसको खत्म करने लगती हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया जो है नेचुरली एंटीबायोटिक एक्टिव सब्सटेंस बना रहा है तो उसके सराउंडिंग में कोई भी और बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा। जब कोई और बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा तो इनके पास कोई भी कंपटीशन नहीं होगा बहुत ज़्यादा करने के लिए। तो इस तरीके से ऐसे जो बैक्टीरिया है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करते हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करने के लिए उनका कोई कंपटीटर नहीं है, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। सम प्लाज्मिड में एक्ट एज अ सेक्स और फर्टिलिटी फैक्टर्स। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो सेक्स या फर्टिलिटी फैक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कंजुगेशन की जब प्रोसेस का फिगर दिखाया तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया कि जब इनके अंदर ब्रिज बनता है तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मिड के अंदर जो प्रेजेंट जीन है वही जा रहा है। इसका मतलब ये सेक्स या फर्टिलिटी फैक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। विच स्टिमुलेट बैक्टीरियल कंजुगेशन, जो कि बैक्टीरियल कंजुगेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, मतलब तीव्र करता है या फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर फैक्टर आर आल्सो प्लाज्मिड विच कैरी जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू वन और मोर ड्रग सच एज नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये कुछ मेडिसिन हैं जिसके प्रति कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसके लिए कुछ बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट होते हैं। ये कैसे रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है आर फैक्टर्स होते हैं उस मेडिसिन के लिए। मतलब कि जो मान लीजिए पेनिसिलिन, आपने किसी बैक्टीरिया, आप पेनिसिलिन, आप पता है पेनिसिलिन जो है वो
एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक जब देते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ रजिस्ट हो जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के पास ये जो प्लाज्मिड हैं ये आर फैक्टर्स हैं किसके लिए, पेनिसिलिन के लिए। मतलब पेनिसिलिन को अगर इनकी बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे तो इससे इनकी जो है डेथ नहीं होगी, ये अपना सर्वाइवल रजिस्ट कर पाएंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे इन्वायरमेंट में। तो ऐसे लिए ये जो है इनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट्स थे प्लाज्मिड्स के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूक्लियोइड्स के बारे में, मतलब जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, मेनली जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है। इन बैक्टीरिया द न्यूक्लियर मटेरियल इंक्लूडेड अ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच इज ऑफ्टन कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, जिसे नॉर्मली क्या कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्या होता है सिंगल, मतलब कि एक सिंगल जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना हुआ सर्कुलर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। हालांकि ये ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम्स कहने के लिए उसको हिस्टोन प्रोटीन्स पे बाइंड होना पड़ेगा, जो कि प्रोकैरियोट्स में या फिर बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम साइटोसोल बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक यूकैरियोटिक, मतलब इनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए ये अपने साइटोसोल में ही पड़े रहते हैं, साइटोसेल से सेपरेट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड्स, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, जो कि हमने कई बार पढ़ चुका है। उसके बाद क्या दिया है, न्यूक्लियोइड्स हैज़ नो राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस, इनके पास कोई अपना खुद का राइबोसोम्स या फिर न्यूक्लियोलस नहीं होता है। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज परमानेंटली अटैच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट वन एंड, अपने किसी न किसी एंड से ये हमेशा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर जुड़े रहते हैं तब इनका जब डिवीजन होता है तो रेप्लिकेशंस के बाद जब ये डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं तो हाफ हाफ नंबर यहाँ पे जाता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर जो सेंट्रोमियर्स बनते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं, वो निश्चित करते हैं कि आधी आधी क्रोमोसोम दोनों साइड जाएँ, लेकिन इनके अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जो कि क्रोमोसोम को हाफली डिवाइड करे। तो इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं और वहाँ पे डॉटर सेल्स में आधे आधे जो क्रोमोसोम जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स ऑल थ्री क्लासेस एट एनी टी-आरएनए विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि हमारे अंदर क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के होते हैं, हर टाइप का आरएनए बनाने के लिए। इनके अंदर डीएनए पॉलीमरेज मतलब ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए बनाता है, वो एक ही प्रकार का होता है। वही जो है मैसेंजर आरएनए भी बनाता है, ट्रांसफर आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है। तो वही दिया है, एनी टी-आरएनए विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नो प्रोसेसिंग अकर्स इन आरएनए दिया है, यहाँ पे दिया है, इसको मैं आप लोग को समझा देती हूँ, नहीं तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। देखिए क्या है कि बैक्टीरियल जो सेल है इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है, इसका ये न्यूक्लिक एसिड है। अब मान लीजिए इसके इस हिस्से में जो प्रोटीन, इस हिस्से में जो न्यूक्लिक एसिड था, इससे हमको क्या करना है, प्रोटीन बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो जब इस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन अभी हो ही रहा है, पूरा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ से आगे ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू है, लेकिन तभी यहाँ पे क्या होगा कि राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे और यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे, एक मिनट, यहाँ पे भी राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे और यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। हमारे अंदर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, न्यूक्लियस से जब बाहर निकलेगा तो राइबोसोम्स कहाँ है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तब वो जब वहाँ पे जाएगा तो उसकी प्रॉपर कैपिंग होगी, स्लाइसिंग होगी, टेलिंग होगी, उसके बाद मॉडिफिकेशंस के बाद जो है उसका प्रोटीन में फॉर्मेशन होगा। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनमें सारी प्रोसेस जो है साथ साथ में होती है। वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि बिना ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट किए ही आरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो एमआरएनए पे बाइंड करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देते हैं। प्रोटीन का भी फॉर्मेशन भी साथ साथ होता रहता है और जो है साथ साथ में एमआरएनए बनता भी रहता है। तो आगे चलते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लोज अ स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज ग्राउंडेड सबस्टेंट एंड सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है वो प्लेस, जो प्लेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज करता है अपने अंदर, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोसोल। और यही वो स्थान होता है जहाँ पे सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट होती है, सारी की सारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। साइटोसोल कंसिस्ट ऑफ, जो साइटोसोल्स होते हैं उसके पास वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मतलब जो भी चीज़ें इनके पास हैं सब की सब चीज़ें साइटोसोल में अवेलेबल होती हैं, सारी की सारी चीज़ें साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, वेरियस स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, रिजर्व मटेरियल्स, आरएस प्रोकैरियोटिक 70 years ऑफ राइबोसोम फाउंड। मतलब इनके पास जो 70 years राइबोसोम है, जो इनके पास इंक्लूजन बॉडी है, गैप वैक्यूल्स, जो इनके पास गैस वैक्यूल्स है, जो भी चीज़ें इनके पास है वो सारी की सारी साइटोसोल में प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, इनके पास जो है 3 टाइप के रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। पहला जो है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हुए पॉलीमर्स होते हैं विच आइदर सर्व एज द सोर्स ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन का सोर्स होते हैं या फिर ग्लूकोज का सोर्स होते हैं। कैसे कैसे? सोर्स ऑफ कार्बन एज डज पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी एज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज और ग्रेन्यूल्स। मतलब कि जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, ऑर्गेनिक अगर कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर कार्बन का नंबर होगा, कार्बन उसमें प्रेजेंट होगा तभी तो वो ऑर्गेनिक है। तो इसका मतलब जब सेल को ऑर्गेनिक मतलब कार्बन की ज़रूरत होगी, कार्बन सोर्स चाहिए होगा, तो वो उस चीज़ों से अपने कार्बन सोर्स को कंप्लीट कर लेगा, कार्बन की उसकी जो नीड होगी वो उस पार्ट से वो कंप्लीट कर लेगा। सेकेंड क्या है? बैक्टीरिया कंटेन लार्ज रिजर्व इनऑर्गेनिक मटीरियल कॉल्ड वॉल्यूटिन। अब जो ये वॉल्यूटिन जो है ये इनऑर्गेनिक चीज़ों का मतलब कि संग्रह होता है या फिर इनऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे कलेक्टेड होती हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इज एलिमेंटल सल्फर। अभी तक ऑर्गेनिक की बात हुई, इनऑर्गेनिक की बात हुई, अब जो बात हो रही है वो है सल्फर की बात हो रही है। वो क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? एलिमेंटल है। एज एन एनर्जी रिजर्व इन फॉर्म ऑफ स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स इन सर्टेन सल्फर बैक्टीरिया। जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सल्फर को स्टोर किया जाता है थर्ड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल या थर्ड टाइप ऑफ द स्टोरेज मटेरियल के फॉर्म में। पहले क्या है? हम स्टोर करते हैं किसको? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, जिसको हम यूज़ करते हैं बाद में ग्लूकोज के सोर्स के रूप में, कार्बन के सोर्स के रूप में। और नेक्स्ट क्या है? वो हम इनऑर्गेनिक चीज़ों को स्टोर करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूटिन कहते हैं। जब हमें इनऑर्गेनिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो भी इनऑर्गेनिक चीज़ें बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म में चाहिए होते हैं, उनके स्टोरेज के वॉल्यूटिन्स होते हैं। और थर्ड क्या होता है? जो कुछ स्पेशल मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल जो है एलिमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया में, जैसे सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी जो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो भी बैक्टीरियल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो सारी की सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको शॉर्ट्स में इतनी ही चीज़ें बताने वाली थी। कल की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये छोटा सा पोर्शन रह गया था, तभी मैंने इसको आपको छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन खुद में एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी और वो शायद थोड़ी लेंदी वीडियो थी। मैं इसमें आपको पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे इनके अंदर होता है। रिप्रोडक्शन अगर हमने बाद में पढ़ना है तो हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, रिस्पायरेशन कैसे होती है, क्योंकि रिस्पायरेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो मोड ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ बैक्टीरिया आर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन यूज़ की जाए, और एनारोबिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं यूज़ की जाए। सम बैक्टीरिया आर एरोबिक एंड सम इज एनारोबिक। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एरोबिक होते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ सम anaerobic bacteria are useful for manufactures various foods such as butter, cheese and vinegar। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो मोस्टली एनारोबिक बैक्टीरिया ही करते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया के जो वेस्टेज होते हैं, जो वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। स्यूडोमोनास इज अ ग्राम नेगेटिव हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक फॉर्म विच कैन डिकम्पोज अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन, सो इट इज़ अ रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू पेट्रोलियम स्पॉलेज। जो स्यूडोमोनास
सुडोमोनास एक बैक्टीरिया है, इसका यूज़ हम करते हैं जब वाटर में पेट्रोल वगैरह या हाइड्रोकार्बन से युक्त चीज़ें जब घुल जाती हैं, तो ये क्या करता है, उसको ईट करता है, उसको अपने भोजन की तरह यूज़ करता है और वो वाटर पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है। जो भी चीज़ विनेगर्स, अल्कोहल से सब सारी चीज़ें जब फैक्ट्री में बनती हैं, जो फर्मेंटेशन से बनती हैं, ये सारी भी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं जो है एनारोबिक बैक्टीरिया का योगदान ज़्यादा है। वही इन सारे स्टेप्स को फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कंप्लीट करवाते हैं। हालांकि अब बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया का भी यूज़ होने लगा है, पर मेन एनारोबिक बैक्टीरिया ही फंक्शन करते हैं इसका। इनके बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं अपने फैक्ट्री वगैरह में, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है इनके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, और हमारे अंदर क्या है, मतलब जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ क्रेब्स साइकिल्स एंड ईटीएस भी चलता है। जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलता है, इनके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलता है। और एरोबिक जो होते हैं इनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ टीसीएस साइकिल, जिसे क्रेब्स साइकिल्स कहते हैं, और ईटीएस साइकिल्स, ये तीनों साइकिल्स चलते हैं। यहाँ पे 36 to 38 एटीपी बनता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एनर्जी कम निकलती है, मतलब यहाँ पे चीज़ों को कम तोड़ा जाता है, यहाँ पे उसको एकदम लास्ट फॉर्म तक तोड़ते हैं। इसलिए इसमें जो वेस्ट चीज़ें बचती हैं वो हमारे लिए बहुत हद तक यूज़फुल हो सकती हैं, उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।